हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट। आज की वीडियो में आपको मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक बताऊंगा और ऐसी रिएक्शंस बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आपको दिखेगी पक्का। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर के अंदर आने क्या क्या वाला है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करा जाता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन कि कितने टाइप्स की रिएक्शन होती है। उसके बाद हमारे दो टॉपिक हैं जो कि कोरोजन और रेसिडिटी, जो कि हमारा है डिलीटेड। इस टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये टॉपिक आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिस चेंजेस के अंदर कोई भी एक नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो उसकी प्रॉपर्टी पहले थी और अभी भी उसकी प्रॉपर्टी वही रहती है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज उसको बोलते हैं जैसे कि हमारी कोई चीज है, उसको हमने कुछ ना कुछ मॉडिफाई करा और एक नई चीज बन गई जिसकी प्रॉपर्टी जो पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो इसी चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल चेंज होता है ना, उस टाइम पे हमारी एक रिएक्शन होती है, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नया सब्सटेंस बन रहा है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, कुछ ना कुछ कलाकारी करके, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। ऐसा फिजिकल चेंज में नहीं होता। फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, जो भी हमने रिएक्ट करा है कोई भी सब्सटेंस को, उस जो नया सब्सटेंस बन रहा है ना, उसकी प्रॉपर्टी उससे लिंक है, अच्छे से चेंज नहीं होती। केमिकल रिएक्शन वो होती है, सपोज करो हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन गैस ली और उसके साथ हमने रिएक्ट करा ऑक्सीजन को, तो यहां पर क्या बना हमारा, H2O बना। अब H2O क्या है, हमारा एक कंपाउंड है जो कि इन दोनों से अलग है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, वाटर की प्रॉपर्टी अलग होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है और वाटर की प्रॉपर्टी अलग है, आपको सबको पता है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन, इसी चैप्टर में हम इसके ही बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंज। ये आपको तो सबको पता ही है, केमिकल रिएक्शन कब होती है, जब केमिकल चेंज होगा, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की, कोई भी एटम नया नहीं आता। जैसे मैंने अभी आपको रिएक्शन लिख के दिखाई थी, हाइड्रोजन के साथ मैंने ऑक्सीजन को रिएक्ट करा तो हमारा क्या बना, वाटर बना। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुई है किसकी, एटम्स की। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है, इधर भी हाइड्रोजन आ रहा है, राइट साइड इधर की तरफ ऑक्सीजन है, इधर की तरफ भी ऑक्सीजन है। तो कोई नया सब्सटेंस नहीं आया, कोई नया एटम नहीं आया। तो इसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। हमने सिर्फ क्या करा है, रीअरेंजमेंट करा है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है और ऑक्सीजन अकेला है, हमने सिर्फ रीअरेंजमेंट कर दिया, दोनों को एक साथ लिया है, ठीक, दोनों को एक साथ लिया है, तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होती है, हमारी रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। वही लिखा है यहाँ पर, क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है उन दोनों रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे रिएक्शन है, ये वैसे हम आगे देखेंगे रिएक्शन कॉम्बिनेशन वाली रिएक्शन में, तब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल दिया किसका, केमिकल रिएक्शन का। अभी हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, प्रॉपर रिएक्शन के तौर पे नहीं समझेंगे। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नया प्रोडक्ट, मतलब एक नया कुछ चीज थी, उसको एक नई चीज के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा एक नया प्रोडक्ट बन गया जिनकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग है। इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये आपको मैं अच्छे से बताता हूँ कॉम्बिनेशन वाली रिएक्शन, ठीक है, एक साथ ही पढ़ लेंगे। अब हम देखते हैं हमारे जो आम जिंदगी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उनके कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का मतलब है कुछ नया बना, कुछ नया बना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, सोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क क्या हो गया, खट्टा हो गया कुछ रीजन की वजह से, जैसे गर्मी टेम्परेचर नहीं मिल पाया तो हमारा मिल्क क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो वहां पर एक नई चीज बन गई जिसकी प्रॉपर्टी जो पहले मिल्क था उससे अलग है। उसके अगला फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, हम क्या करते हैं, मिल्क से कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, ठीक है ना। अब मिल्क से एक नई चीज बनी है, क्या, दही, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई है। कुकिंग ऑफ फूड, पहले फूड क्या था, कच्चा था, अब पक गया है, तो यहाँ पर भी क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है ना। जो पका हुआ फूड है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है किससे, जो हम कच्चा फूड लेके आए थे। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी,
आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, आपने लाइव प्रोसेस में पढ़ लिया होगा वैसे, ठीक है ना। मैं वैसे बहुत लेट हूँ अभी इस टाइम, बट फिर भी वन शॉट बना रहे हैं, आप रिवीजन करते रहना। आपने लाइव प्रोसेस में पढ़ा होगा क्या कि हमारा जो प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है, पेप्सिन, कोका कोला वाली पेप्सिन, पेप्सिन। तो प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है, अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो वहां पर भी क्या हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। पहले एक नया सब्सटेंस था क्या, प्रोटीन, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है। तो वहां पर भी क्या हुई, केमिकल रिएक्शन है। और भी फैट को किसके अंदर कर देते हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं, वो सारी की सारी रिएक्शन लाइफ प्रोसेस के अंदर है। तो उसी की लिंक है ये डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। फिर होता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी आपने लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ा होगा कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तीन चीजें बनाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एक वाटर बनाता है, उसके साथ साथ एनर्जी बनाता है, ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। कुछ चीजें थी जो पहले थी उनको रिएक्ट कराया गया और नई चीजें बनाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। अब ये जो तीनों चीजें बनी है, उनकी प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल अलग है, इसी चीज को बच्चों कहते हैं केमिकल रिएक्शन। उसके बाद फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये आप देख रहे हो, ग्रेप्स बेचारे सड़ रहे हैं, इनके ऊपर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया आ रहे हैं, क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, वो आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, ठीक है। जब हम वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे उस अच्छे से डीप में पढ़ेंगे आगे सुनने। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पहले ग्रेप्स थे बेचारे अच्छे भले, अब क्या हो गया, सड़ गए, बेचारों ने सड़ा दिया, इन्होंने बेचारों ने सड़ा दिया, केमिकल्स ने, बैक्टीरिया ने, तो नई चीज बना दी ना। वाइन किससे बनती है हमारी, आपने टेस्ट नहीं करी होगी, ठीक है ना, मैंने भी नहीं करी वैसे तो, बट अच्छी होगी, भगवान ने बताया। उसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन बेचारे को जंग लग गया, कुछ कर नहीं रहा था बेचारा, पड़ा हुआ था, तो जंग तो लगना ही है। जैसे तुम सारा दिन पड़े रहते हो घर पे, कुछ करते ही नहीं होगा, घर वाले बोलते हैं फिर भी कुछ नहीं करते, तो भाई जंग लग जाएगा हाथों पैरों में, काम कर लिया करो कुछ। तो इसको बेचारे को जंग लग गया है। पहले बेचारा ऐसा था चमकदार, इतनी तगड़ी शाइनिंग कर रहा है बंदा, अब बेचारा ऐसे हो गया, जब पड़ा रहा एक जगह पे, मॉइस्चर आता गया उसके ऊपर, रिएक्ट करता गया मॉइस्चर, तो एक नई चीज बन गई ना। पहले एक नई चीज, अलग चीज थी, उसके बाद कुछ रिएक्शन हुई, कुछ मॉइस्चर आए, एसिड रिएक्ट हुआ, वाटर रिएक्ट हुआ, उसके बाद बेचारा ऐसे बन गया। तो यहाँ पर भी क्या केमिकल रिएक्शन हुई। तो ये था हमारा डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शन होती है, वो भी हमने देख लिया। अगली आती है, अब भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमें भी तो पता चलना चाहिए भाई कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, किस चीज को हम देखें कि हम बोलें कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है। तो कुछ नोटिस करेगी चीजों को, हम पढ़ेंगे कि भाई साइंटिस्ट ने कुछ चीज नोटिस करी थी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो इनमें से कोई ना कोई चीज वहां पर होगी। जरूरी नहीं है कि एक हो, क्या पता दो से तीन चीजें एक साथ हो रही हो, तो कोई ना कोई चीज इनमें से हो रही होगी, जिनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा है चेंज इन कलर, चौथा है चेंज इन टेम्परेचर और पांचवा है चेंज इन स्टेट। तो इन चारों को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई अगर ये चीज हो रही होगी तो हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो एक बार इसको रीडिंग कर लेना बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो ये पांचों थी, ठीक है ना, वन शॉट है, क्योंकि आराम से डीप में बच्चे से पढ़ नहीं पाएंगे हम, फटाफट खत्म करना है, ठीक है ना, आपका रिवीजन है। तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब भाई रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर क्या हो रहा है, गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। तो हमें जब भी कोई चीज को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, जब भी हम कोई चीज को रिएक्ट कर रहे हैं और तब एक गैस निकल रही है, एक निकल रही है, दो निकल रही है, कितनी भी निकल रही है, हमें नहीं, हमें पता चल रहा है कि भाई वहां पर गैस निकल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि एक एग्जांपल है, ये क्या हमारा एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या करा गया है, एक जार लिया है, जार के अंदर क्या डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है हमने, जार के अंदर क्या डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, उसके अंदर क्या डाल दिया, जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब कि जिंक के पीसेस डाल दिए। तो ये आपस में रिएक्ट होंगे, ऑफ कोर्स हम चैप्टर यही पढ़ रहे हैं तो भाई ये केमिकल रिएक्शन ही होगी, तो आगे के लिए हमें ध्यान देना है कि भाई जब भी गैस निकले तो वो केमिकल रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, अब ये दोनों रिएक्ट होंगे, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये बेचारा जिंक से है बहुत ज्यादा कमजोर, क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर, तो ये इसको हटा के जिंक क्या ले लेगा, अपनी जगह ले लेगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस में, और ये जो बेचारा कमजोर बन जाता, ये क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन भी आगे डालेंगे, ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। बट अभी हमें क्या लिंक है कि भाई एक गैस बन रही है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक गैस बन रही है। तो ये अगर कोई गैस बन रही है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल है प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के दौरान एक चीज बन रही है जो कि इनसोल्युबल नहीं है, एक सॉल्वेंट के अंदर इनसोल्युबल नहीं है, इंसॉल्वेंट के अंदर इनसोल्युबल नहीं है। मतलब कि कोई रिएक्शन हुई, कोई दो चीजें हमने क्या करी, मिक्स करी और कुछ चीजें बनी, ठीक है, दो चीजें बनी। अब इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज होगी जो कि डिसॉल्व नहीं हो रही, किसके अंदर, पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व भी नहीं हो रही। तो उस चीज को जो डिसॉल्व नहीं हो रही, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे कि क्या लिखा है, एक बार केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं, मतलब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वन ऑफ द सब्सटेंस, इन दोनों में से कोई भी सब्सटेंस, या तीन निकले, तीनों में से कोई भी सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस हुआ है, वो कैसा है दिखने में, मतलब कि कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, इनसोल्युबल, मतलब कि वो घुल नहीं रहा। तो उस इनसोल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही हमारा क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा दोबारा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, हमने क्या लिया, एक सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसको हमने रिएक्ट करा सोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है, सिल्वर बेचारा क्लोरीन के साथ आ जाता है, सिल्वर क्लोरीन बन जाता है, ठीक है। और बेचारा सोडियम किसके साथ आ जाता है, सोडियम नाइट्रेट के साथ आ जाता है। तो बच्चों ये जो सिल्वर नाइट्रेट बना, ये हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम पीपीटी, और ये कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का, ठीक है। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है ना, उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी प्रेसिपिटेट बना है उसका कलर याद रखना है आपको। मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताऊंगा, सबका कलर भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, डायरेक्टली आ सकता है पेपर में। तो ये एग्जांपल था हमारा इसका, प्रेसिपिटेट का, कि भाई एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सोल्युबल नहीं है, ये घुलेगा नहीं, ये घुल जाएगा हमारा बट ये नहीं घुलेगा, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा सख्त लोंडा है, ठीक है, ये पिघलता नहीं है। अगला है हमारा एग्जांपल किसका, अगला है हमारा एग्जांपल कलर चेंज, कि भाई अगर कोई कलर चेंज हो रहा है रिएक्शन के दौरान, तो हम क्या बोलेंगे कि वहां क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि हमने एक जार के अंदर, मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया है, हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया है बच्चों, क्या लिया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7, और ये एसिडिफाइड है, मतलब कि ये थोड़ा सा एसिडिक है, ठीक है। और ये कौन से कलर का होता है, ये कलर होता है इसका येलो कलर का। जैसे हमने इसके अंदर क्या मिलाया, सल्फर डाइऑक्साइड मिलाई, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, दोनों चीजों को मिलाया, जैसे मैंने दोनों चीजों को मिलाया तो उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नया बना है, हमें वो नहीं याद रखना कि क्या बना है, हमें सिंपल ये याद रखना है भाई कलर चेंज हुआ है, मतलब हमने दो चीजों को रिएक्ट करा और एक कलर चेंज हो गया, मतलब यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो कहीं भी अगर कोई हमने दो चीजों को रिएक्ट करवाया, वहां पर अगर कलर में चेंज आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगला है हमारा कि भाई अगर टेम्परेचर में भी कोई चेंज आ रहा है ना, कोई चीज को रिएक्ट कर रहे हैं और टेम्परेचर में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि ये रिएक्शन है, क्या हमने क्या करा है, ये वैसे हम पढ़ेंगे आगे। क्विकलैम है, क्विकलैम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम, हो जा पेन चेंज, हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हमने मतलब कि एक जार लिया, जार के अंदर हमने क्या डाला, पानी डाला, पानी के अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया, क्विकलैम, ठीक है। पानी के अंदर हमने क्या मिक्स करा, क्विकलैम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और इसको हम लाइम भी बोलते हैं, आगे बताता हूँ मैं आपको। फिर क्या बनता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमारी उसके साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है, मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर क्या हुआ यहाँ पर बढ़ा है। अगर कोई रिएक्शन, दो चीजों को मिलाया मैंने और टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें अभी इन दोनों से मतलब नहीं है कि क्या बनाने, हमें मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई केमिकल रिएक्शन का,
केमिकल रिएक्शन हमने मतलब कि हमें नहीं पता केमिकल रिएक्शन है, हमने दो चीजों को रिएक्ट करवाया और रिएक्ट करवाने के बाद भाई टेम्परेचर बढ़ने लग गया या कम होने लग गया, मतलब कि गर्म होने लग गया या ठंडा होने लग गया आसपास का एनवायरनमेंट या आसपास की कंटेनर्स जिसके हमने अंदर डाला है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वहां पर क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगला है हमारा क्या कि स्टेट अगर चेंज हो रही है तो तब भी क्या बोलेंगे हम कि वहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई स्टेट चेंज हो रही है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसको मैंने रखा गैस के ऊपर और मैंने दी हीट, मैंने दी उसको हीट। ठीक है, इसके अंदर हमने डाला पानी। ठीक है, जैसे मैंने बीकर के अंदर डाला पानी और मैंने दी उसको नीचे से आग हीट दी, तो वो क्या होगा, भागेगा भागेगा भागेगा, मतलब कि वेपर के अंदर चेंज होगा। तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ कि वाटर कौन सी स्टेट में था भाई, लिक्विड स्टेट में था। लिक्विड स्टेट को जैसे मैंने हीट करा तो वो किस स्टेट में चला गया, गैसियस स्टेट में चला गया। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हुई, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि केमिकल रिएक्शन है ये, इसको मैं केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि जो पहले था वाटरी था ना पहले अंदर, तो मैंने उसको गर्म करा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में। बट अभी भी जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है वो भी क्या है, वाटरी तो है। हम बोलते नहीं वाटर वेपर, बोलते तो उसे वाटरी वेपर है ना, बट दोनों का फॉर्मूला तो सेम है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन क्या हुई, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, नया प्रोडक्ट ही नहीं बना, जो पहले था वही अभी भी है। फर्क क्या है कि यहाँ पर ये लिक्विड की स्टेट में था और यहाँ पर ये गैसियस की स्टेट में है, बस इतना सा फर्क है। बट नई चीज नहीं बनी। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन यही है, क्या है डेफिनेशन, कि कोई भी चीज को हमने रिएक्ट करा तो एक नई चीज बननी चाहिए। यहाँ पर नई चीज नहीं बनी, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, तो यहाँ इसको हम मैं केमिकल रिएक्शन नहीं बोलूंगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि जब स्टेट, जैसे कि ये हमारी क्या है, वैक्स है। अब ये क्या है भाई, बहुत ही कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है किसका, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये बोथ है, ये केमिकल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है। उस टॉपिक के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि 9th का टॉपिक है, अभी आप ये रखो बोथ है। तो इसको मैंने क्या करा, ये क्या है, वैक्स है, सभी को वैक्स क्या हो रही है, हीट हो रही है। ठीक है, अब वैक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, C31। ठीक है ना, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आएगा, ये हाइड्रोकार्बन होता है, और H64। ठीक है ना, ठीक है, उसको मैंने क्या करा, हीट करा। तो जब भी मैं हीट करता हूँ ना किसी भी चीज को, जो भी कंबस्टिबल चीजें होती हैं, अगर मैं उसको हीट करता हूँ तो 90 to 95% क्या बनती हैं, चार चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। तो ये कंपलसरी है, ये चारों चीजें बनेंगी। अगर कोई भी चीज को मैंने क्या करा, जलाया है, और वो जलाने मतलब अगर मैंने कोई चीज को जलाया और वो जो जलाने वाली चीज है ना वो कंबस्टेबल है, अच्छे से जल जाएगी, तो ये चारों चीजें वहां पर रिलीज होंगी। इनके अलावा भी चीजें होंगी, बट इनका कंपलसरी है रिलीज होना। उनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक वाटर है, एक हीट है और एक क्या है, लाइट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या था, वैक्स था, ये क्या है, वैक्स है। वैक्स कौन सी स्टेट में, यहाँ पर सॉलिड की स्टेट में। जैसे मैंने उसको हीट करा तो हमारी गैसेस भी बनी, वाटर वेपर भी बने, गैसेस भी बनी, और ये क्या हमारे वाटर के वेपर। तो यहाँ पर क्या हुआ, वैक्स से हमारी स्टेट चेंज हो रही है, उड़ रही है, गैसेस स्टेट में भी जा रही है, और वाटर वेपर भी बन रहे हैं, बन रहे हैं ना वाटर वेपर। तो यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आता है हमारा क्या कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हमने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है कि कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, कोई भी चेंज हो रहा है जिसके अंदर एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टी उनसे अलग, किनसे अलग है, जिनको हमने रिएक्ट करवाया। तो भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कुछ भी नहीं, एक सिंपल सी चीज है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ना, अगर लिख के, उसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूंगा ना लिख के, किससे लिख के, उनके सिंबल से लिख के। एलिमेंट होंगे, एलिमेंट को रिएक्ट करवाया तो एक नई चीज बनी। तो जब मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा एक लिख के, रिप्रेजेंट फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल सी चीज है। जैसे कि अब ये क्या लिखा हुआ है, जिंक। जिंक को मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया था, अभी मैंने देखा था, एग्जांपल देखा था जिसमें हमारी गैस की बोल रही थी। जिंक को मैंने रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारा क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी। तो ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये है तो इक्वेशन ही, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वेशन किसे बोलते हैं, जहां पर प्लस माइनस इक्वल टू का साइन, एरो का निशान यूज होता है, उसको हम बोलते हैं इक्वल। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है भाई, एक अच्छे से क्या है, बहुत ही
बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन है इसकी केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। वो लिखा हुआ है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अब ये लिखा है हमारा वर्ड इक्वेशन में, अगर अब इसको मैंने केमिकल इक्वेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका सिंबल लिखूं, इसका सिंबल होता है Zn, प्लस लगाया, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल्स क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है H2SO4, ठीक है, और एरो लगाया जिंक सल्फेट का, क्या होगा भाई, जिंक सल्फेट का होगा ZSO4, और हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2। अब सिंबल मैं किसको बोल रहा हूँ, सिंबल मैं उसको बोल रहा हूँ जो अकेला है, जैसे जिंक अकेला है, हाइड्रोजन अकेला है, तो इनके क्या बोलूंगा मैं, फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, इनके बोलूंगा सिंबल, ठीक है। और जो कंपाउंड के अंदर है, जो कंपाउंड के अंदर है उनको मैं क्या बोलता हूँ, उनको क्या बोलता हूँ मैं, उनको बोलता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। एक सेकेंड मैं एक बार बंद कर दूं इसको, ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब केमिकल इक्वेशन में ना दो चीजें होती है, ये एरो है ना, ये बहुत ही बड़ी चीज है, ये एरो, एरो के इधर की तरफ जो लिखा हुआ है मैंने, मतलब कि ये दोनों चीजें, इनको बोलता हूं मैं रिएक्टेंट, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहे हैं आपस में, और रिएक्ट करने के बाद एरो के जो इधर की तरफ लिखा है वो क्या होंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वही होता है जो बनता है, जैसे कि अब फैक्ट्रीज आपने सुनी होंगी, फैक्ट्रीज में क्या होता है भाई, सामान बनता है, सामान किन से बनता है, रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल क्या होंगे भाई, रिएक्टेंट होंगे, रॉ मटेरियल को क्या मैं बोलूंगा, मैं रिएक्टेंट तो बोलूंगा, रॉ मटेरियल से क्या बना हमारा, प्रोडक्ट बनते हैं, टॉय बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो जो लास्ट मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट है, उसको क्या बोलता हूँ मैं, प्रोडक्ट ही तो बोलता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट, क्योंकि एक लास्ट फिनिश चीज आ गई हमारे पास, जिन पहले हमने दो चीजों को रिएक्ट करा और एक नई चीज बनी हमारे पास, तो उसको क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट बोलूंगा, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं भाई आगे हम, अब आता है हमारा खाली स्पेस, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। अब हमारा टॉपिक आता है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको जाना है और आपको सीखना है कि बैलेंस क्या, कोई भी एक केमिकल रिएक्शंस को, कोई भी केमिकल इक्वेशन को इजी तरीके से कैसे बैलेंस करा जाता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि भाई बैलेंस करा क्यों जाता है, ठीक है। बैलेंस करना नहीं सिखाऊंगा, बैलेंस करना मैं सिखा चुका हूं, मैं बस आपको एक बता देता हूँ कि क्यों करा जाता है। आपने एक लॉ पढ़ा होगा, कौन सा लॉ, एक क्वेश्चन लिख देते हैं क्या, why we need why we need to balance the chemical इक्वेशन या रिएक्शन, ठीक है। तो भाई इसका आंसर है क्या, इसका आंसर कि आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने, लॉ, 9th क्लास में आपने लॉ पढ़ा है, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने ये लॉ पढ़ा होगा भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें क्या बोला जाता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कोई भी मास, किसी चीज का भी मास है ना, हम उस मास को बना भी नहीं सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन। तो यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का मास ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आगे होगा आपको समझ, इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस को हमने किसके साथ रिएक्ट करा, ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2, क्योंकि ये ड्यूअल स्टेट में स्टेबल रहता है, ऑक्सीजन भी हमारा ड्यूअल स्टेट में स्टेबल रहता है, ठीक है ना। फिर हमारा क्या बनता है, H2O, जिसको हम बोलते हैं वाटर। अब देखो ये बैलेंस है, हम हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं, कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसके अंदर मास ना ही किसी चीज का बन सकता है ना ही किसी चीज का डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब देखो आप सबको पता होगा हाइड्रोजन का मास कितना होता है भाई, 1, ठीक है ना, ठीक है ना, मास यूनिट, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, 16 होता है। तो अब देखो अगर हम मैं कैलकुलेट करूं कि रिएक्टेंट में मास दोनों का और प्रोडक्ट में दोनों का मास इक्वल होना चाहिए, यही तो क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्टेंट में भी मास उतना होना चाहिए, ठीक है ना। क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होना चाहिए, ये मास ऑफ
रिएक्टेंट किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं कि जो रिएक्टेंट का मास है ना टोटल, वो ही किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको अलग स्टेटमेंट तरीके से कैसे बताया गया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अब देखो, अब इसका मास कितना है भाई, अगर मैं इसको डिटरमाइन करूं, फाइंड करूं, तो इसका कितने एटम है टोटल, 2, और मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन एटम का 1, और ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, 2 एटम है, ठीक है। इसका मास कितना होता है 16, तो कितना आया 2 प्लस 32, ठीक है। इधर कितना है भाई, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 प्लस के अंदर, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1 इनटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो यहाँ पर कितना है 2 1 2 प्लस 16 इंटू 1 16, तो यहाँ पर आया 18, 18। इधर कितना आया भाई हमारा 30, इधर कितना है हमारा 34। तो ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन के अंदर ना ही किसी एलिमेंट या ना ही किसी एटम का मास हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमने तो डिस्ट्रॉय कर दिया भाई, उड़ा दिया हमने तो मास, कितना उड़ा दिया हमने तो 16 मास उड़ा दिया ना। तो इसी चीज को क्रैक करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने क्या अपनाया गया, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। तो अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे बैलेंस, अब हाइड्रोजन कितने 2 हैं, यहाँ पर कितने 2 हैं, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने 2 हैं, यहाँ कितने 1 है, अनबैलेंस है, तो यहाँ पर 2 करने पड़ेंगे, 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, यहाँ कितने 2 हैं, तो यहाँ पर भी लगा के 2 बैलेंस कर दो। तो ये क्या होगी हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी। अगर अब मैं फाइंड करूंगा मास, रिएक्टेंट का भी सेम आएगा और प्रोडक्ट का भी सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पर कितने हो गए 4 हो गए, तो 4 इंटू 1 4, और 2 हो गए 16 इंटू 32, कितने हो गए यहाँ पर 36, ठीक है। अब यहाँ पर कितने 4 4 1 4 प्लस 2 कितने भाई, ऑक्सीजन के भी 2 हैं क्योंकि दोनों के आगे 2 लग रहे, एक का कितना होता है 16, 2 के कितने हो गए 32, तो कितना आ गया 36, तो आगे ना सेम। इसलिए हमारी क्या बनाया गया, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक बार देख लेते हैं हमारी क्या डिफरेंस बिटवीन इसके बीच के अंदर बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब भाई बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन में फर्क क्या है, वही सेम फर्क है। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, अभी आपको दिखाया था, देख लेते हैं एक बार फर्क। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। एक केमिकल जो रिएक्शन बैलेंस है उसके अंदर क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स इन दी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे कि हमने अभी क्या लिखा था, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन थी, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन कितने भाई, लेफ्ट साइड कितने हाइड्रोजन 4 है, राइट साइड कितने हैं हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने भाई, लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड कितने भाई ऑक्सीजन 2 है, तो बैलेंस है ना। हाइड्रोजन के एटम यहाँ भी 4 है और राइट साइड भी 4 है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन के एटम 2 है और राइट साइड भी 2 है, तो इसे क्या बोलते हैं, ये क्या होगी हमारी इक्वेशन, बैलेंस होगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स एक एलिमेंट के सेम है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। इसमें उल्टा हो गया क्या कि एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो क्यों अनबैलेंस बोली जाती है, क्योंकि उनके नंबर्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन दी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग वाली जो रिएक्शन की, हाइड्रोजन गैस को अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो हमारा बनता है वाटर। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितने 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, ये तो चलो बैलेंस है, बट यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने 2 हैं, यहाँ पर 1 है, इसी चीज को हम बोलते हैं अनबैलेंस, ठीक है। बैलेंस वाली आप वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टेप क्या है, एक बार स्टेप बता देता हूँ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है भाई, हमें राइट डाउन करने केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन में क्या करो, लिखो। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है सेकंड स्टेप क्या हमारा, सिंबल्स और फॉर्मूला में करो, जो हमने अभी जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ी थी वो किसमें दे रखी थी, वर्ड इक्वेशन। तो पहला स्टेप दे रखा था, दूसरे स्टेप में हमने क्या करा, उसको किसमें करा, फॉर्मूला और सिंबल में कन्वर्ट करा। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे भाई हम। और चौथे स्टेप में क्या करते हैं भाई, चौथा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस इक्वेशन को क्या बनाना है हमें, इंफॉर्मेटिव का आपको मतलब पता है ना, कि अगर कोई चीज अगर सॉलिड में तो उसके आगे क्या लगाना है, सॉलिड लगाना है, कोई चीज लिक्विड में है तो लिक्विड लगाना है, कोई चीज गैसीय स्टेट में तो गैसीय लगाना है, अगर कोई चीज एक्वस स्टेट में एक्वस लगाना है। आपको पता है ना एक्वस किसे बोलते हैं, एक्वस स्टेट उसे बोलते हैं
जो भी चीज अगर पानी के अंदर डिसॉल्व है तो उसको हम बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। और एक होता है CO लगाया जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब कि जो मेन कंपोजिशन है ना, जो भी चीज हमने ऐड करी है उसकी मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है ना, और जो सॉल्वेंट है बचा रही उसकी मात्रा कम होगी, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और एक होता है हमारा दिल, लगा रखा हुआ दिल, उसका मतलब क्या है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। मतलब जो मेन कंपोजिशन है उसकी मात्रा कम है और जो दूसरी चीज है जिसके अंदर डिसॉल्व कर रखा है सॉल्वेंट जो है उसकी मात्रा हाई है। आपने देखा होगा जो एसिड आमतौर पर यहाँ पर जो मिल रहे हैं मार्केट में वो जनरली कैसे हैं? डाइल्यूटेड। मतलब जो मेन कंपोजिशन है, मतलब जो हमें चाहिए एसिड, उसकी मात्रा कम है, उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ा रही है, तो उससे क्या हुआ? उसका असर कम हुआ। असर कम हुआ तो वो इतना हार्मफुल नहीं है जितना कंसंट्रेटेड एसिड हुआ हार्मफुल। क्योंकि कंसंट्रेटेड में क्या है? जो मेन कंपोजिशन मतलब एसिड है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो अपने आप ही हार्मफुल होने होगा। तो लास्ट स्टेप क्या है? इंफॉर्मेटिव बनाना, इन चारों को लिख के। तो अब देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद आती है लास्ट हमारी केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम से हमें पता चल रहा है कि भाई कंबाइन, मतलब कंबाइन कर रखा है। कोई भी दो चीज या दो से ज्यादा चीजों को अगर एक साथ कंबाइन करके एक नई चीज बना देते हैं हम, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पर बन रहा था A और उसके साथ मिल गया B, दोनों मिलने के बाद एक ही प्रोडक्ट बना हमारा, उसका नाम बोलेंगे A और B, और इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। आ रहा है समझ में आपको? इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि मैंने H2O मैंने लिया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करा तो हमारा क्या बनता है? वाटर बनता है। अब वाटर की प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफरेंट, आपको पता ही है, बता चुका, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को जब हम मिलाते हैं एक साथ और एक हमारा प्रोडक्ट बनता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर भी ना टाइप्स होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। क्या कि कंबाइन कर दिया हमने दो एलिमेंट्स को, हमने क्या करा? एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को कंबाइन कर दिया, फिर हमने दोनों कंपाउंड्स को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। तो ये तीन प्रकार की क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो सीक्वेंस वाइज हम देखते हैं सबसे पहले कि हमने क्या करा? एलिमेंट और एलिमेंट को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन देखेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे किसका? कि जब हमने दो एलिमेंट्स को कंबाइन करा है। सबसे फेमस रिएक्शन है जो हमारे चैप्टर में, वो है हमारा मैग्नीशियम रिबन की। तो हमारी जो रिएक्शन होती है किसकी? मैग्नीशियम की, वो दो होती है, एक रूम टेम्परेचर के ऊपर और दूसरी होती है हमारी जब हम उसे बर्न करते हैं, जलाते हैं, एट बर्निंग, ठीक है। हमारी रूम टेम्परेचर पे जब मैग्नीशियम पड़ा होता है तो वो अपने आप ही ना उसकी लेयर पे आके कौन बैठ जाता है? ऑक्सीजन बैठ जाता है। जैसे कि ये मैंने क्या लिया? एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया या मैग्नीशियम ले लिया, इसकी लेयर के ऊपर आके कौन बैठ जाएगा भाई? ऑक्सीजन आके बैठ जाएगा। तो उस टाइम भी रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन, तो हम क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। जब हम उसको जलाते हैं, किसको? मैग्नीशियम रिबन को, जैसे हमने क्या करा? जलाया। हमने क्या करा? जलाया, मतलब हमने क्या दी? उसको हीट दी। ये हीट का सिंबल होता है, आपको पता ही होगा। देन जैसे हम हीट देते हैं तो वो किसके साथ रिएक्ट होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। तो हमारा क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहां तक दोनों रिएक्शन सिमिलर है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे भी यही मिल रहा था और जब हम जला रहे हैं तब भी मिल रहा है। जलाने के ऊपर ना हमें बस एक चीजें, दो चीजें और एक्स्ट्रा मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं हीट और लाइट भी हमें मिलती है, ठीक है। अब जो लाइट होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है? ये हमारी होती है डेजलिंग फॉर्म में, ठीक है ना। इसे बोलते हैं डेजलिंग फ्लेम। ये हमारा फ्लेम बनता है जिसको हम बोलते हैं डेजलिंग फ्लेम। आपने देखा होगा एकदम से आंखों में ना वो आता है, हमें ब्लर सा दिखने लग जाता है, धुंधला दिखने लग जाता है ऐसे फ्लेम जब हम देखते हैं तो, ठीक है। अब ये रिएक्शन कौन सी है? जैसे मैंने इसको हीट दी तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? कॉम्बिनेशन तो है, क्योंकि दो चीजें कंबाइन होके एक चीज बना रही है, ठीक है ना। क्या बना रही है? एक चीज बना रही है।
तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है। उसके साथ साथ ये और कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक भी है। अभी मैं आपको बताता हूं आगे। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हम कोई एनर्जी दे के रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम एनर्जी देते हैं। एंडोसी नाम याद कर सकते हो आप, जिसका मतलब होता है एंटर, ठीक है, कोई चीज को हम एंटर करवा रहे हैं। और थर्मिक का मतलब हीट एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। तो एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हम हीट देते हैं या कोई भी एनर्जी देते हैं कोई भी रिएक्शन में, रिएक्शन आगे बढ़ाने के लिए, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल किसका, जब हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल था, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लो एक बार। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे तो एक तो मैं करवा ही चुका हूं आपको, कौन सा, वाटर वाला, ठीक है ना। जब हाइड्रोजन गैस को हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है। जैसे अब सोडियम को हमने क्लोरीन के साथ मिला दिया, ठीक है ना, तो ये क्या बना देगा, सोडियम क्लोरीन। मैं रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं लिख रहा, आप बैलेंस करने का काम आपका, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं हम टाइप, जब हमने क्या करा, दो कंपाउंड्स को मिक्स कर दिया। ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है। जैसे कि हमने क्या लेते हैं, हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम या क्विकलाइम, ठीक है। जब इसको हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं। मतलब कि हमारे घर में भाई प्लस्तर हुआ है, हमने क्या करना है, पट्टी भरनी है। मतलब कि जो वाइट लगाते हैं ना प्लस्तर के बाद, उसके ऊपर ही पेंट लगाते हैं। तो वाइट जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, जो हमारी वॉल्स को शाइनी फिश देते हैं, वो हमने बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या लेके आना पड़ेगा, चूना लेके आना पड़ेगा। ये क्या हमारा चूना है, हमें क्या लेना है, चूना ले आए हमने क्या लेना है, एक बीकर लेना है। बीकर के अंदर हमने डालना है बहुत सारा पानी। पानी डालने के बाद उसके अंदर क्या ऐड करना है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, चूना, लाइम और क्विक लाइम भी बोलते हैं। जैसे ही दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो एक नई चीज बनेगी, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा हीट भी निकलेगी। हीट भी क्या होती है, इवॉल्व होती है, ठीक है ना। जब आप बीकर को छूओगे तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो चीजों को क्या करा भाई, कंबाइन करा है और एक नई चीज बनाई। तो ये रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम उसमें पढ़ ही रहे। हमने यहाँ पर क्या करा, दो कंपाउंड्स को मिक्स करा। ये क्या है, कंपाउंड है, ये एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम भी आ रहा है, ऑक्साइड भी आ रहा है, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और यहाँ पर ये भी क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाया है तो एक कंपाउंड बना, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंपाउंड को मिक्स करके हमने क्या बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया। आगे समझे आप। अब हमारा ये तैयार हो गया, ठीक है। जो बीकर के अंदर तैयार हुआ सामान है, प्रोडक्ट है जो, वो ये है। अब इसको क्या करते हैं भाई, बॉल्स के ऊपर लगाते हैं। इसको किसके ऊपर लगाएंगे भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है ना। ये कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, आपको पता ही होगा। ये लिक्विड की स्टेट में होता है। और ये जो हमारी स्टेट बनती है, ये बनती है एक्वस स्टेट, क्योंकि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, ठीक है ना। जो बना है एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी मिक्स हो, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको किसके ऊपर लगाया भाई, बॉल के ऊपर लगाया। अब इसका नाम जान लो, इसको बोलते हैं हम स्लेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइन, ठीक है ना। जब वो एक्वस स्टेट में, अगर मैं इसके अंदर और पानी ऐड कर दूं तो ये पूरा का पूरा पानी वाला बन जाएगा सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन को मैं बोलूंगा लाइम वाटर, ठीक है ना, लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर कब बोलूंगा, जब ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जो मेन कंपोजिशन है वो क्या होगी, कम होगी, और जो सॉल्वेंट है जैसे लिक्विड वाटर हो गया, उसकी मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। तो तब हम इसमें बोलेंगे लाइम वाटर। वैसे इसका नाम क्या होता है, स्लेक्ट लाइन, जो बनता है हमारा एक्वा स्टेट के अंदर, ठीक है। अब भाई मैंने क्या लगाया, इसको बॉल के ऊपर लगाया। मैंने तो नहीं लगाया, जो काम करने वाले बुलाए हैं उन्होंने लगाया। उन्होंने लगा दिया भाई बॉल्स के ऊपर। तो ये धीरे धीरे ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होना स्टार्ट कर देगा। ये धीरे धीरे किसके साथ रिएक्ट होना स्टार्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और एक सॉलिड चीज बना देगा जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इसे, हम मार्बल भी बोलते हैं, ठीक है। और हम इसे क्या बोलते हैं, चौक भी इसे बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो बहुत सारे नाम है इसके, इसी कंपाउंड के नाम है सारे के सारे, ठीक है। तो भाई इसके साथ साथ हमारा थोड़ा सा वाटरी बनता है, जो कि इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा ही हो, उसके प्रोसेस से क्या हो जाता है, पानी का पानी इवेपोरेट हो जाता है। देखा होगा आपने, जब एक नया घर बनता है, प्लस्तर हुआ होता है, उसके ऊपर हम पट्टी भरते हैं। तो पट्टी भरने के बाद, पट्टी क्या है, ये पुट्टी जिसे बोलते हैं, ये हमने लगा दिया। उसके बाद ना हमें थोड़ा सा गीला गीला भी लगता है सूखने के बाद। तो सूख गया, तो किसके साथ रिएक्ट हुआ सूखने से पहले, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या बना दिया इसने, कैल्शियम कार्बोनेट। और थोड़ा गीला गीला भी लगता होगा आपको, किसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर पानी भी क्या हुआ, पानी भी बना है वहां पर। तो पानी तो इवेपोरेशन के प्रोसेस से कुछ दिन के अंदर अंदर उड़ जाता है, और ये बेचारा वहां पर सॉलिड की स्टेट में रह जाता है, जो कि हमारी वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है और
शाइनी जो फिनिश होता है, ठीक है ना, शाइनी फिनिश, ठीक है ना, ये देता है भाई शाइनी फिनिश किसको, हमारी वॉल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, जब तक आप देख लो ये अच्छे से, ठीक। वही लिखा हुआ है, द सब्सटेंस विच वी यूज फॉर वाइट वॉशिंग हाउस इज लाइम। हम क्या यूज करते हैं भाई, क्विक लाइम यूज करते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डालते हैं, ड्रम के अंदर जहाँ पानी भी होता है, तो स्लोली स्लोली ये रिएक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्ट होने के बाद बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट होते हैं, तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसे हम स्लेट लैम्प बोलते हैं, और वहाँ पर हीट भी इवॉल्व होती है। तो ये सारा का सारा लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। वैसे मैं आपको समझा दिया मैंने। फिर आता है हमारा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब क्या करा मैंने, एक एलिमेंट लिया और एक कंपाउंड लिया, उसको मिक्स करा। एक एग्जांपल है, जैसे कि मैंने क्या करा, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है हमारी, ठीक है। मोनोऑक्साइड भी गैस है, ये भी गैस है, तो इन दोनों को जब मिक्स करा तो हमारी क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एग्जांपल किसका है, एलिमेंट को जब हम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये क्या हमारा एलिमेंट और ये क्या हमारा कंपाउंड, ठीक है। इन दोनों को रिएक्ट करा तो हमारा क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो तीनों हमने पढ़ लिए हैं, तीनों टाइप। अब हमारे आते हैं दो टॉपिक छोटे छोटे, जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक्सो का मतलब क्या भाई, एग्जिट, मतलब तीन प्रकार की एनर्जी होती है, जैसे कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। अगर कोई रिएक्शन में हीट निकल रही है या लाइट निकल रही है या इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, मतलब इवॉल्व हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और जिस रिएक्शन में मैं हीट दे रहा हूं आगे फर्दर रिएक्शन करवाने के लिए, या किसी रिएक्शन में मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं रिएक्शन को तेज करने के लिए, या किसी रिएक्शन में मैं लाइट दे रहा हूं रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि मैं एंडो कर रहा हूं, एंडो का मतलब मैं एंटर कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक रिएक्शन में एंटर कर रहा हूं एनर्जी को। अब वो एनर्जी कौन कौन सी होती है, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी फॉर्म्स जैसे कि हीट हो गया, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तीन प्रकार की एनर्जी होती है। इन तीनों प्रकार की एनर्जी से हम रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। द रेट ऑफ जो टाइमिंग है वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ताकि जो रिएक्शन है वो क्या हो जाए, जल्दी हो जाए, ठीक है। ऐसी हमारी एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ी हमने, जैसे हमने क्या करा था, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डाला तो हमारा क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, जिसे हम स्लेट लैम्प बोलते हैं, और ये क्या, लाइम और क्विक लैम्प। तो हमारा इसके साथ साथ हीट भी तो इवॉल्व हुई थी, मतलब हीट भी तो निकली थी। तो हीट निकली है, हीट निकली है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। हीट निकली है, निकली का मतलब एग्जिट हुई है, तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, ठीक है। और हमने एक चीज देखी थी रिएक्शन, मैग्नीशियम को जब हमने जलाया था तो वो किसके साथ रिएक्ट हुआ था, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हीट दे भी रहे हैं और निकल भी रही है। तो सर कौन सी रिएक्शन बोलूं मैं, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो आप देखो, मैंने जैसे हीट दी, अब आपने नोटिस करना होगी एक चीज, जैसे आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो ना, तो जितनी आप हीट दे रहे हो ना, उससे कई गुना ज्यादा हीट निकलती है। तो वही देखो, ज्यादा हीट दे नहीं रहे, ज्यादा हीट निकल रही है, चलो हीट तो दे रहे हैं बट हीट बहुत ज्यादा निकल रही है ना। तो जितनी दोनों में कंपेयर करेंगे, जैसे कि अब ये रिएक्शन है जिसमें हीट डल भी रही है, मतलब डाल भी रहे हैं और निकल भी रही है, तो दोनों देखो ज्यादा कौन है, ज्यादा हीट दे रहे हैं या ज्यादा हीट निकल रही है, तो ज्यादा हीट निकलती है। जितनी हीट निकलेगी तो उस रिएक्शन को उसी के नाम से जाना जाएंगे। जैसे कि हीट निकली है ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, हीट का भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आगे आपको समझ, ठीक है। एंडोथर्मिक तो है बट इसको ज्यादा क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हीट बहुत ज्यादा निकलती भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है क्या, कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी क्या वो एक्सोथर्मिक होती है, क्या हीट निकलती है, क्या हम हीट देते नहीं किसी रिएक्शन में। अभी तक जितने भी एग्जांपल देखे हमने, उसमें हमने एक ही रिएक्शन में हीट दी थी, बट वो इतनी नहीं थी जितनी उस रिएक्शन के दौरान निकली है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला। तो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है। एक रिएक्शन होती है, वैसे बहुत सारी रिएक्शन है, आप गूगल पे सर्च करना, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या करता हूँ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ। ये रिएक्ट ऐसी नहीं होती, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, करीब 3000 सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर देना पड़ता है, तब ये दोनों जाके आपस में रिएक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं,
नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलो या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलो, तो क्या बनाते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो आपका अगर क्वेश्चन आया कि भाई जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है या नहीं होती, तो आप बोलोगे नहीं होती। कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक भी होती है, मतलब कुछ रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक भी होती है। ये मैंने कॉम्बिनेशन एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल लिखवा दिया। ये कौन सा एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन एंडोथर्मिक का। ठीक है, तो चलो अगले टाइप पे चलते हैं हम। अगला टाइप हमारा कौन सा, डिकम्पोजिशन। ये है कॉम्बिनेशन का उल्टा। पहले हमने दो बंदों को बुलाया था तो एक नया जोड़ा बना, ठीक है ना, पता है ना आपको, शादी करवाते हैं जब दो बंदों की, तो उसके बाद दोनों जब पति और पत्नी क्या बोलते हैं आप एक दूसरे को कि हमारी बॉडी तो दो है बट जो हमारी आत्मा है वो अब एक हो चुकी है। वैसे तो सारा झूठ है बट बोलते हैं ना एक हो चुकी। ऐसे अब डिकम्पोजिशन है, अब बेचारों का हो गया अलग होने का टाइम। ठीक है, अब बेचारों को कोई ना कोई चीज बीच में आएगी इनके रिश्ते के बीच में, तो इन दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। जैसे रिश्तेदार आ जाते हैं या कोई तीसरा बंदा आ गया दो जानों के बीच में, ठीक है ना, तीसरा बंदा दो जानों के बीच में जब आ जाता है तो रिश्ते अलग हो जाते हैं। ठीक है, दो रिश्ते अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुई भाई, पहले एक थे, ये पहले क्या थे, एक ही था, अब क्या हो गए, दोनों अलग हो गए। कोई भी रीजन हो सकता है। अब केमिस्ट्री के रीजन क्या होगा कि हमने क्या दी होगी, कुछ ना कुछ हीट दी होगी, मतलब कोई ना कोई एनर्जी दी होगी इनको तोड़ने के लिए। अपने आप नहीं टूटते ये, कुछ ना कुछ हमें कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी इनके लिए। ठीक है ना, आ रहा है समझ आपको, कुछ ना कुछ कंडीशंस फिल करनी पड़ेगी तभी ये टूटेंगे। अब कंडीशंस क्या होती हैं, वही हमने एनर्जी अभी पढ़ी थी, तीन प्रकार की एनर्जी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट है उसको हम दो या दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, किसकी मदद से, हीट की मदद से और लाइट की मदद से या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। वो रिएक्शन जिसके अंदर एक कंपाउंड स्प्लिट होता है, मतलब कि बिखरता है, टूटता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के बीच अंदर, उस रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किसके द्वारा करी जाती है, इन एनर्जीज के द्वारा। ठीक है, बिना एनर्जी के द्वारा एक प्रोडक्ट नहीं तोड़ सकते हम, तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी तभी एक प्रोडक्ट टूटेगा। वो एनर्जी कौन कौन सी होती है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड एनर्जी which breaks a compound into two or more simpler compounds। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स। अब इसमें भी प्रकार होते हैं भाई, इसमें भी टाइप्स हैं। ठीक है, तीन टाइप्स की होती हैं ये भी। कौन कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी तीन टाइप की होती हैं। पहला टाइप है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब थर्मल का मतलब होता है हीट। हीट दे के एक कंपाउंड को क्या करा गया है, डिकम्पोज करा गया। मतलब कि हमने क्या करा, एक कंपाउंड लिया, जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एग्जांपल क्या लिया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट लिया जो हमारा भी बना था। उसको क्या करा मैंने भाई, बहुत ज्यादा हीट दी। ठीक है, जब बहुत ज्यादा हीट दी तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो एक क्या बनाता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और एक क्या बनती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक कंपाउंड लिया, उसको हीट की मदद से क्या करा, तोड़ा। तो तोड़ने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो वही लिखा हुआ है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा होती है या हीट की मदद से होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन तो है और आगे क्या लग जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वही लिखा हुआ है क्या। अब ये देखो, ये क्या करा जाता है, फैक्ट्रीज में तोड़ा जाता है, मतलब स्प्लिट करा जाता है हीट देके, तो क्या निकलती है हमारी, कैल्शियम ऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, इन दोनों के अलग अलग यूजेस हैं। अब आपको बताया था कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ यूज होती है भाई, आपको सभी को पता है। ठीक है ना, हमारे घरों में यूज होती है अभी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, और भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा एग्जाम्पल किसका है भाई, हीट का ही है। ठीक है, अभी हम थर्मल वाली पढ़ेंगे। पहला हमने एग्जांपल देख लिया जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा है, अब दूसरा देखते हैं। अब क्या करा मैंने लिया फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, इसका नाम होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, हेप्टाहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। जब मैं इसको हीट देता हूँ, और सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, ये इस किस कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये रहा इसका कलर। ठीक है, ये होता है ग्रीन कलर का। जैसे मैंने इसको क्या दी, हीट दी,
तो ये किस में टूट जाता है, फेरस सल्फेट, ठीक है, और वाटर में बिखर जाता है, ठीक है। अब ये वाटर क्या होता है, देखो हीट दे रहे हैं तो वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा ये, और ये कौन से कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। देन मैं और हीट देता रहता हूँ, मतलब मैंने इसको हीट दी तो ये बना, मैं और हीट दे रहा हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आगे मैं फर्दर हीट दूंगा ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फेरिक ऑक्साइड में। उसके साथ साथ दो प्रकार की गैसेस बनाएगा, एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड और एक होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, ये रहा, इसका कलर होता है हमारा ब्राउन कलर, ठीक है। अब दोबारा देखो एक बार, सबसे पहले मैंने क्या करा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो कि कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसको मैंने क्या करा, हीट दी। हीट देने के बाद वो फेरस सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का होता है और उसके साथ साथ पानी में टूट जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि मैं और फर्दर हीट दे रहा हूँ। बट ये आगे और हीट देने के बाद ये तीन प्रकार में, मतलब तीन चीजों में टूट जाएगा, जो कि है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब फेरिक ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का, ये रहा आपके सामने, शक्ल देख लो आप अच्छे से, याद कर लो कि भाई ये कलर किसका है, फेरिक ऑक्साइड का, ये कलर किसका है, फेरस हेप्टाहाइड्रेट का कलर, ठीक है। अब ये ब्राउन कलर का बन गया। अब ये दो गैसेस की स्मेल ना मैं आपको इमेजिन करवा सकता हूँ, ठीक है ना, करना मत, इमेजिन ही कर लो। आपने जलाई माचिस की तिल्ली जलाने के बाद आपने यहाँ रखी और थोड़ी सी ऐसे ऐसे स्मेल ली, पूरा नाक में नहीं करना भाई, सब बुझ जाएगी, ठीक है ना, फिर ऐसे ऐसे हो जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा दूर रख के हमें ऐसे ऐसे करके स्मेल लेनी है, तो जो उसकी स्मेल होगी ना वही इन दोनों की स्मेल आएगी आपको, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है हमारा एग्जाम्पल किसका, हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट को अब हीट करा गया, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है। हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट लिया, उसको क्या करा, हीट करा। अब लेड नाइट्रेट जब वो सॉलिड स्टेट में होता है तो उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, और लेड नाइट्रेट जब एक्वस स्टेट में होता है तो उसका कलर कलरलेस होता है, ठीक है। जैसे ही मैंने लेड नाइट्रेट को क्या करा भाई, क्या करा, हीट करा, तो हमारी क्या बना, लेड ऑक्साइड बना और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, और की बनेगी, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। अब लेड नाइट्रेट कौन से कलर का था भाई, व्हाइट कलर का। लेड ऑक्साइड कौन से कलर का है भाई, इसको क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड भी बोलते हैं और लेड मोनोक्साइड भी बोलते हैं, ये कौन से कलर का है, येलो कलर का। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस निकली ये कौन से कलर की होती है भाई, ब्राउन कलर की, फ्यूम बनाती है, फ्यूम्स मतलब कि धुआं, ठीक है ना। और ऑक्सीजन गैस तो आपको पता ही कलरलेस होती है, ठीक है। ब्राउन कलर, अगर मैंने इसको हीट करा तो टेस्ट ट्यूब में इसको डाला और हीट करा तो हमारा क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, तो आपको दिख जाएगा येलो येलो कुछ बन रहा होगा, और उसके साथ साथ एक गैस निकल रही होगी जो कौन सी कलर की होगी, ब्राउन कलर की, उस गैस का नाम क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन निकलती है बट ऑक्सीजन हमें दिखती नहीं है क्योंकि इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है भाई, कलरलेस होता है, ठीक है। तो चले आगे चलते हैं। अगला है हमारा, हमने देख लिया है थर्मल डिकम्पोजिशन, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन बोल लो, इलेक्ट्रोलाइसिस बोल लो, इलेक्ट्रोकेमिकल बोल लो, ये सब एक ही नाम है, ठीक है। हमने क्या करा, एक कंपाउंड है, अब उसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने तोड़ना है, तो हम किसको तोड़ेंगे भाई, वाटर को तोड़ेंगे, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। अब कैसे तोड़ेंगे, पूरा प्रोसेस आप ध्यान से समझना। मैंने क्या करा, एक जार लिया, ठीक है, मैंने क्या करा, एक जार लिया, मैंने एक 6 वोल्ट की क्या ली, मैंने बैटरी ली, फिर मैंने एक जार लिया, जार के अंदर मैंने पानी डाल रखा है, ठीक है, और उसके अंदर कनेक्ट कर रखा है ये, इसको बोलते हैं रबर कॉक, उसके ऊपर डाल रखे दो टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इन दोनों को दो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर रखा है, एक का नाम होता है कैथोड और एक का नाम होता है एनोड, ठीक है। एक का नाम क्या है, कैथोड, और एक का नाम होता है एक का नाम है कैथोड, एक का नाम है एनोड। एनोड वाले का चार्ज क्या होता है भाई, नेगेटिव, और एनोड वाले का चार्ज क्या होता है भाई, पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर डाला पानी के साथ साथ मुझे इसके साथ एक और चीज मिक्स करनी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे क्या मिक्स करना है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, लाइक सॉल्ट हो गया, एसिड हो गया, ठीक है ना, जो क्या कर रहा है, जो क्या करवा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को स्पीड में
क्या करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसके अंदर पानी डालेंगे सिर्फ तो इलेक्ट्रिसिटी जो पास होगी ना वो इतनी तेजी से नहीं होगी। तो तेज इलेक्ट्रिसिटी को तेज पास करवाने के लिए मुझे क्या मिक्स करना पड़ेगा इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट, जो कि सॉल्ट हो सकता है जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कोई भी एसिड ले लो H2SO4, जिसके अंदर क्या होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, क्योंकि यही तो क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, जनरेट करवाते हैं, जनरेट तो क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी क्या करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं। आगे समझे, तो इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करना पड़ेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो पास होने के बाद जो H2O है ना वो किस में टूट जाएगा भाई, H2O हमारा किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ आ जाएगी, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड के पास, वो कहाँ आ जाएगी, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड के पास, और जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ आ जाएगी, हमारे एनोड वाले के पास। तो ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो हाइड्रोजन बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, हमारा कैथोड रोड के पास, और जो ऑक्सीजन बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, हमारा एनोड रोड के पास, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि भाई जो वॉल्यूम होगी ना, मतलब कि वॉल्यूम मतलब कि जो मात्रा होगी वो दुगना होगी किसकी मात्रा से, ऑक्सीजन की मात्रा से। अब अगर इसको बैलेंस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने दो हैं, यहाँ पर कितने दो हैं, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर कितने दो है, तो ये अनबैलेंस है। तो यहाँ पर दो कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर दो करा, क्या करा, ठीक है ना। अब देखो, आप दोबारा देखो, यहाँ पर कितने भाई ऑक्सीजन एक है और यहाँ पर कितने दो हैं, तो मैंने क्या करना है, बराबर करना है, तो यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने दो लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, चार हो गए, तो यहाँ पर भी दो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने दो लगाया तो अब देखो रेशियो देखो, यहाँ पर कितना है वन, कुछ नहीं लगा तो वन होता है, और यहाँ कितना लगा टू। तो भाई रेशियो का मतलब वॉल्यूम का रेशियो क्या हुआ, 2:1। तो जितनी भी ऑक्सीजन बन रही है ना उसकी दुगना वॉल्यूम के अंदर क्या बनेगी, हमारी हाइड्रोजन गैस बनेगी। रिजल्ट आपके पास है। ये किसका, ये इतना सा एरिया कौन सी गैस का भाई, ये इतना सा एरिया कौन सी गैस का है, ऑक्सीजन गैस का, और ये एरिया देखो कितना ज्यादा है, मतलब एक तरीके से दुगना ही एरिया है। तो इसमें क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो आप इस चीज से एज्यूम कर सकते हो जिसमें ज्यादा एरिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि पानी तो नीचे, गैस ऊपर होगी, क्योंकि डेंसिटी गैस की कम होती है और डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होती है तो वो नीचे बैठ जाती है। तो जो एरिया ये गैस का है, कौन सी गैस का, हाइड्रोजन गैस का, और इतना सा एरिया जो कम वाला एरिया होगा किसका होगा, ऑक्सीजन गैस का। और ये भी इंपॉर्टेंट है कहाँ बनती है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया सारा। तो चलते हैं आगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल का ये एग्जाम्पल था। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल किसका, फोटोकेमिकल रिएक्शन का, या फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल लो, ठीक। तो अब देखते हैं भाई फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या करना है भाई, लाइट की मदद से एक कंपाउंड को स्प्लिट करना है हमें। एग्जांपल आपके सामने, हमने क्या लिया, फोटोलाइसिस करना भाई किसका, सिल्वर क्लोराइड का। अब सिल्वर क्लोराइड का आपका फॉर्मूला पता होगा, सिल्वर का सिंबल होता है Ag और क्लोरीन का होता है Cl। जैसे इसको मैंने क्या करा, लाइट दी, मतलब सनलाइट की लाइट दे दो, मैं ज्यादातर तो सनलाइट की लाइट देनी है, बट आप बल्ब की भी लाइट दे सकते हो, ठीक है। बट आप बल्ब की लाइट दोगे तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो ये किस में टूट जाएगा भाई, सिल्वर और क्लोरीन गैस में। जो सिल्वर क्लोरीन का कलर होता है वो कैसा होता है भाई, हमारा व्हाइट कलर होता है, सिल्वर या व्हाइट कलर एक जैसे ही होता है, ठीक है। तो जब स्प्लिट होगा सिल्वर में तो इसका कलर कैसा होता है आपको पता ही है, इसका कलर होता है सिल्वर व्हाइट, ठीक है। और क्लोरीन गैस का कलर होता है येलोइश ग्रीन। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। गैसेस का कलर, अभी हमने कौन सी गैस का कलर देखा था, ब्राउन कलर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक और गैस आई है जिसका कलर क्या है, येलोइश ग्रीन, उस गैस का नाम है क्लोरीन गैस। तो ये रिएक्शन है कौन सी, फोटोलाइसिस, फोटो डिकम्पोजिशन लाइसिस, ठीक है, कि हमने एक कंपाउंड को तोड़ा है, डिकम्पोज करा है, और किसकी मदद से, लाइट की मदद से, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इसी के साथ साथ ना एक और एग्जाम्पल है फोटोलाइसिस का, जिसमें हम क्या करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइन को भी क्या देते हैं, लाइट देते हैं, मतलब सनलाइट देते हैं। तो ये सिल्वर में टूट जाता है और ब्रोमाइन गैस में टूट जाता है, ठीक है, ब्रोमाइन गैस में टूट जाता है। अब इसका कलर क्या होता है भाई बच्चों, पेल येलो कलर होता है। सिल्वर आपका कलर पता ही, सिल्वर का कलर अभी मैंने लिखवाया, और ब्रोमाइन का कलर होता है रेड ब्राउन कलर का, ठीक है, रेडिश ब्राउन बोलो आप उसका कलर। तो भाई इस रिएक्शन का भी सिमिलर वही सेम है केस कंपाउंड को भी हमने लाइट की मदद से तोड़ा है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दो अभी मैंने रिएक्शन लिखवाई है, सिल्वर क्लोराइड की और सिल्वर ब्रोमाइन की। मैंने बैलेंस नहीं करी, ये मत बोलना कि बैलेंस नहीं करी सर आपने, मैंने बैलेंस नहीं करी, बैलेंस आपने करनी, ठीक है। तो अब ये दोनों रिएक्शन ना पहले
के टाइम पे जो व्हाइट एंड ब्लैक एंड फोटोग्राफी होती थी ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसमें ये दोनों रिएक्शन यूज होती थी, ठीक है ना, उसमें ये दोनों रिएक्शन यूज होती थी, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब हमारा नया टाइप आता है भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है भाई, एक लड़का बेचारा अकेला है, दूसरा लड़का बेचारा किसी के साथ बैठा है। एक लड़का बेचारा अकेला है, दूसरा लड़का किसी के साथ बैठा है। तो भाई जो दूसरा लड़का बैठा है ये है इससे कम स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जो बी सी के साथ बैठा है, बी है ए से कम स्ट्रॉन्ग, मतलब ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ए ने क्या करा, बी को बोला हटे चल मैं बैठूंगा यहाँ पर, तो बी ने बी को हटा दिया ए ने। तो भाई बी की जगह कौन आ गया, ए आ गया, तो सी के साथ कौन बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा, और बी को बेचारे को अकेला छोड़ गया। एक कोने में बैठ कर रो रहा है बेचारा कि मेरे सॉरी, ठीक है, समझ तो गए होंगे आप, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो क्या हुआ यहाँ पर, एक कंपाउंड था, ठीक है, और एक बेचारा एलिमेंट था। अब कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है ना, दूसरा क्या होगा, पॉलीएटॉमिक आयन हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, एक एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, एक एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अगर ये वाला एलिमेंट जिसको डिस्प्लेस कर रहा है ना उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी वो क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस करके अपनी जगह बना लेगा, और बेचारा वो जो अकेला होगा वो अकेला ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो क्या लिखा है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन जनरल अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। द एग्जांपल ऑफ सम इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर गिवन बिलो। अभी एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। तो भाई अब एक टॉपिक मतलब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, व्हाई व्हाट इट डज मीन दैट वन एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन मेटल या एलिमेंट, ठीक है। तो इसका अलग अलग है, मेटल्स के लिए अलग केस है और नॉन मेटल्स के लिए अलग केस है, ठीक है। अब मेटल्स क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे कि सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो जो लास्ट सेल में आएगा, जैसे 2 KLM शेल में अगर मैं डिवाइड करूंगा, कॉन्फिगरेशन करूंगा, तो 281, तो लास्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या करता है, वो डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है। अब इसके लास्ट सेल्स के अंदर कितने हैं भाई, 1 है, तो इसको कंप्लीट करना है, 8 करेगा या खत्म ही कर देगा। तो 8 करेगा तो कितने चाहिए, 7 चाहिए, और अगर खत्म करेगा तो -1 करना है। इसको आसान कौन सा है, -1 करना, मतलब देना आसान है। तो जो मेटल्स होते हैं ना वो जनरली क्या करते हैं, मेटल्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। मेटल्स जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। अब मेटल्स के लैंग्वेज में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है ना। मेटल के कंपेयर में मैं किसको स्ट्रॉन्ग बोलूंगा, एक मेटल है और एक ही मेटल है, इन दोनों में से, दोनों मेटल में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। ऐसे नॉन मेटल का केस है। नॉन मेटल में जैसे मैंने ले लिया क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 287। अब भाई इसको क्या करना है, लास्ट शेल कंप्लीट करना है, तो इसको एक लेना पड़ेगा या 7 देने पड़ेंगे, कुछ भी ना हो, या 8 हो पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो आसान कौन सा, 7 लेना, मतलब 7 देना आसान है या 1 लेना आसान है, 1 लेना आसान है। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। अब एक बंदे के घर से नेगेटिविटी गई है, मतलब नेगेटिव बंदे गए हैं, तो उसका घर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो सोडियम होता है, मतलब जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। अगर नेगेटिव बंदे दे रहे हैं तो वो उनके ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो मेटल्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है, जनरली पॉजिटिव होता है। तो नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मतलब कि नेगेटिव बंदे अपने घर में घुसा रहे हैं, तो घर कैसा हो जाएगा, नेगेटिविटी हो जाएगी घर में, तो इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। आपको समझ में आ होगा नॉन मेटल्स में ज्यादा एक्टिव कौन है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मेटल के केस में ज्यादा एक्टिव कौन है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, इनके एग्जाम्पल देखते हैं, इनके देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। आप एक देख लो एक बार चार्ट, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, वैसे हमने 3rd चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है ना। सबसे ऊपर कौन सा होता है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टेन, लाइट, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, हमने क्या करा, एक स्ट्रिप लिए किसकी, जिंक की, हमने क्या लिए, स्ट्रिप लिए किसकी, जिंक की,
उसको डिस्प्लेस करें, मतलब कि कहाँ प्लेस करें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो हमने किसके अंदर डाला है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। ये कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत जरूरी है। अब जिंक कौन से कलर का होता है आपको पता ही है, सिल्वर। सिल्वर व्हाइट कलर का होता है जिंक, ठीक है। जैसे हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला किसको, जिंक को, जो ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कौन सा है, ब्लू कलर का, और जिंक का कलर क्या है, सिल्वर व्हाइट। जैसे ही मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो जिंक क्या होता है, कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि जिंक जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जिंक कॉपर को हटा देगा और अपनी जगह बना लेगा, और कॉपर बेचारा अकेला छोड़ देगा। तो ये सॉल्यूशन जो बनेगा इसका कलर कैसा होगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और कॉपर का कलर कौन सा हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर, ठीक है। आगे समझ। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करा भाई, मैग्नीशियम मेटल लिया, मतलब कि मैग्नीशियम लिया हमने एक, उसको हमने कहां प्लेस करा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। दोबारा हमने किसके अंदर डाल दिया भाई, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, जो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। मैग्नीशियम कौन सा कलर का होता है, अभी हमने देखा था, ये भी उसकी तरह ही होता है, सिल्वर व्हाइट कलर का, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला, मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, तो कॉपर को बोला हटे, मुझे आने दे यहाँ पर। तो मैग्नीशियम आ जाएगा भाई सल्फेट के साथ, ठीक है, और बेचारा कॉपर अकेला रह जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन भी कैसा होता है भाई, भाई भाई कलरलेस होता है। और कॉपर का कलर अभी हमने देखा रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो आप एग्जांपल याद रख लेना। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दिए होंगे। अब हमने करा भाई आयरन मेटल को, हमने क्या करा है, आयरन मेटल लिया, मतलब Fe को हमने डाला है कॉपर सल्फेट के, दोबारा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, जो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। हमने आयरन कौन से कलर का होता है भाई, आयरन ग्रेइश कलर का होता है, ठीक है भाई, ग्रेइश कलर का होता है। जैसे ही मैंने इसको डाला तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, क्योंकि कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आयरन, तो आयरन कॉपर की जगह आ जाएगा और कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा। आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ग्रीन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, एक्टिविटी भी है, ठीक है। अबे इसका कलर तो बहुत बार पढ़ लिया हमने, इसका कलर तो याद ही हो गया हमें, है ना, रेड ब्राउन कलर, ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया, लेड लिया है। लेड को हमने किसके अंदर डाला है, कॉपर क्लोराइड के अंदर डाला है। अब लेड का कलर होता है भाई ब्लू 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 ब्लू, और कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है भाई, ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कॉपर क्लोराइड क्या है, सॉल्यूशन है जिसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर है। अब जैसे ही इसको डाला भाई, लेड क्या होता है, कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेड ने अपनी जगह बना ली, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो उसके साथ उड़ गया बेचारा, और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। लेड क्लोराइड का कलर कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है। और कॉपर का कलर मैं नहीं लिख रहा भाई, मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं चाहता इतना, मैं नहीं लिख रहा इसका कलर, क्योंकि इतनी बार लिख दिया, पागल होंगे। इसका कलर क्या होता है, रेड ब्राउन, ठीक। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर। यहां तक था हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब चलते हैं अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। अब हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज के टाइम पे जो हो रहा है ना, आप समझ रहे होंगे, उसके ऊपर पूरा का पूरा ये रिएक्शन है फिट बैठ रही है, पूरी की पूरी फिट बैठ रही है। आज के टाइम पे जो सिचुएशन है ना हमारी, उसके ऊपर पूरी की पूरी फिट है ये रिएक्शन। कैसे एक बंदा है ए बी के साथ, एक बंदा है ए, वो किसके साथ है, बी के साथ, और एक बंदा है सी जो किसके साथ है, डी के साथ, ठीक है। इन दोनों ने सोचा कि भाई हमें साथ में हो गया बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है, अब थोड़ा सा अलग होते हैं। अब क्या करते हैं हम कि तू जिसके साथ है उसको मुझे दे दे, मैं जिसके साथ हूँ मैं तुझे दे देता हूँ, ठीक। तो भाई ए ने क्या बोला सी को कि सी तू डी के साथ है, कितना टाइम हो गया, डी मुझे दे दे, और मैं बी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता चुका हूँ, सॉरी मतलब बी मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम से रह रही है, तो बी को तू ले जा कुछ दिन के लिए। तो भाई ये क्या करते हैं, अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम इनको, आयंस, ठीक है। एक क्या होगा
पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, क्या है, ठीक है। तो ये क्या कर लेते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। पॉलीएटॉमिक आयंस भी बोलते हैं इन्हें से, और भी आयंस, जैसे नॉन मेटल भी क्या हो गए, आयंस हो गए, नेगेटिव चार्ज होता है उनके ऊपर। तो वो ये क्या करते हैं, अपने आयंस क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे ए बी के साथ था, तो ये रिएक्ट होने के बाद ए के साथ कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, और सी डी के साथ था तो सी के साथ कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, आयंस का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड double displacement reaction. A double displacement reaction usually occurs in solution and one of the product being insoluble precipitate out separates as a solid. अब ये वाला आपको समझाता हूँ मैं आगे, ठीक है ना, जैसे मैं टाइप बताऊंगा उसके बाद आपको समझाता हूँ मैं ये वाला पॉइंट, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं हम, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको समझाता हूँ मैं इसमें। अब भाई डबल डिस्प्लेसमेंट के भी बहुत तीन टाइप होते हैं। पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और तीसरा है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। तो हमारा जो इस चैप्टर में है वो कौन सा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और गैस फॉर्मिंग रिएक्शन है, ये हमारे हैं सेकंड चैप्टर में, जो कि है एसिड एंड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर, उसमें ये दोनों रिएक्शन आएंगी। हमारे अभी वाले चैप्टर में कौन सी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब कि दो प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट में से एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि इनसोल्युबल हो, मतलब कि एक सॉल्यूशन जो बने हैं ना, दो बने हैं, वो उनमें से एक ऐसा हो जो कि इनसोल्युबल, मतलब घुलता ना हो, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मतलब कि कोई भी रिएक्शन में अगर एक प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, पहला चीज डबल डिस्प्लेसमेंट, और उस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम अब देखते हैं भाई डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन वाले एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से प्रेसिपिटेट बनता है, और उसका कलर भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताया था, पहला हमने क्या करा, सिल्वर नाइट्रेट लिया, सिल्वर नाइट्रेट Ag सुनते हो, NO3 इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड, किसके साथ मिक्स कर दिया भाई हमने, नमक के साथ। Ag नमक ले आओ, ठीक है, मिलेंगे हम नमक के साथ, दोनों जब मिले तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड है। वो तो बाद में देखेंगे कि प्रेसिपिटेट कौन सा बनता है, पहले हम अपन बना लेते हैं। एक ये बंदा किसके साथ बैठा है, नाइट्रेट के साथ, सोडियम किसके साथ बैठा है, क्लोरीन के साथ, ठीक है। नाइट्रेट के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर भी चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव होता है और सिल्वर के ऊपर भी पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये मेटल्स है, मेटल्स के ऊपर जनरली चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। अब बोला भाई कि भाई मैं ना सिल्वर बोलता है भाई क्लोरीन सोडियम को कि क्लोरीन मुझे दे दे यार, मैं अब नाइट्रेट के साथ नहीं रह सकता, नाइट्रेट तू ले ले। तो सिल्वर क्या करता है भाई, सिल्वर क्या करता है, क्लोरीन ले लेता है, क्या कर लेता है, क्लोरीन ले लेता है, और सोडियम क्या बोलता है, भाई तूने क्लोरीन ले ली, मुझे नाइट्रेट दे दे। तो सोडियम क्या करता है, नाइट्रेट ले लेता है, ठीक है, सोडियम ने नाइट्रेट ले ली। अब दो प्रोडक्ट बने, दोनों प्रोडक्ट में से एक क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, मतलब कि इंसोलेबल होगा। इन दोनों में से कौन सा इंसोलेबल है भाई, ये इंसोलेबल है। क्या है भाई, ये घुलता नहीं है भाई, इंसोलेबल को हम बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, पीपीटी। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है हमारा व्हाइट कलर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा है, an exchange of ions take place in the reaction. For example, silver ion Ag of silver nitrate react with chlorine ions of sodium chloride to form a new compound silver chloride और सोडियम, और क्या बनाता है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पर थ्री लगा लेना, ठीक है। आगे आपको समझ में, आगे एग्जांपल पे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। अगला एग्जांपल हमारा क्या, हमने अब क्या लिया भाई, बेरियम क्लोराइड लिया है, हमने लिया क्या, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, किसके साथ मिला दिया भाई, सोडियम सल्फेट के साथ। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब देख लो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव वाला बोलेगा कि इस नेगेटिव को भाई तू उधर से चलेगा, मुझे दूसरा वाला नेगेटिव वाले बंदे के साथ रहना है। तो बेरियम किसके साथ रहेगा, सल्फेट के साथ, और सोडियम क्लोराइड के साथ आ जाएगा, ठीक है। सोडियम किसके साथ आ जाएगा, क्लोराइड के साथ। अब इन दोनों में से भी एक प्रेसिपिटेट बना होगा, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस बना होगा जो कि इनसोल्युबल हो, वो ये होता है, ठीक है। ये क्या बना है भाई हमारा, पीपीटी, मतलब कि प्रेसिपिटेट। और ये कौन से कलर का होता है, ये भी कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का, ठीक है। अब देखो, एनी रिएक्शन इन विच एन इंसोल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट
is formed that separates from the solution is called precipitation reaction. कोई भी रिएक्शन में अगर insoluble substance निकल रहा है, मतलब कि precipitate निकल रहा है, वो सेपरेट हो रहा है एक सॉल्यूशन में, ये दोनों का सॉल्यूशन होगा, उसमें ये अलग ही दिख रहा होगा क्योंकि ये सॉलिड की स्टेट में है, इसको ही बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट, ठीक है। उस रिएक्शन को और क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। आई समझ में आ रहा है आपको? ये नहीं आ रहा? अगला एग्जांपल हमारा क्या, हमने क्या लिया, दोबारा से बेरियम क्लोराइड लिया, हमने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड लिया, उसको किसके अंदर डाला? कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दिया। तो भाई क्या बनेगा? कॉपर किसके साथ है? सल्फेट के साथ। कॉपर बोल रहा है भाई क्लोरीन के साथ जाना है मुझे, तो कॉपर क्लोरीन के साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। और सल्फेट बेचारा अकेला हो गया और बेरियम पे अकेला होगा, तो ये दोनों आपस में साथ आ जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे? बेरियम सल्फेट। क्या बन जाएंगे? बेरियम सल्फेट। अब भाई बेरियम सल्फेट क्या है? इंसोल्युबल है, मतलब कि क्या बना है हमारा? प्रेसिपिटेट, पीपीटी। कौन से कलर का? व्हाइट कलर का, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या करा? हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, हमने क्या करा? हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस ली, उसको पास करवाया थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से हमने क्या करवाया? पास करवाया। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या बनता है भाई। हाइड्रोजन गैस किसके साथ थी? सल्फाइड के साथ थी। अब किसके साथ आना चाहिए? सल्फेट के साथ। तो क्या बना देगा? H2SO4 प्लस कॉपर किसके साथ है? सल्फेट के साथ। सल्फेट तो बचा रहा, हाइड्रोजन के साथ चला गया, और सल्फाइड और कॉपर बचा रहे, अकेले हो गए, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो क्या बना देंगे? कॉपर, क्या बना देंगे? इसकी वैलेंसी है तो बना देंगे कॉपर सल्फाइड। क्या बना देंगे? कॉपर सल्फाइड। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या है भाई, हमारा एक प्रेसिपिटेट है जिसका नाम है कॉपर सल्फाइड। इसका कलर क्या होता है भाई? ब्लैक। ऐसे ही आते हैं भाई जिनके कलर अलग होते हैं ना, चमकदार, मतलब चमकदार कह रहा हूँ, डिफरेंट कलर्स होते हैं। अभी तक जितने भी हमने प्रेसिपिटेट पढ़े उन सब के कलर वाइट थे, बट ऐसा भी एक प्रेसिपिटेट आया जिसका कलर कैसा है? ब्लैक। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। तो याद रख लेना, कॉपर सल्फाइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक। तो भाई अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये नल कहाँ से आ गया? पता नहीं क्या क्या आ जाती हैं चीजें अपने आप ही, ठीक है। अगला टाइप है भाई हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब है कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लेते हैं। जब भी हमारा कोई सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है एक सब्सटेंस के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? इसका क्या हो गया? इसका क्या हो गया? इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। और उसके साथ अगर किसी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन अलग हो रही है, कहाँ से अलग हो रही है अभी मैं बताता हूँ आपको। अगर हाइड्रोजन अलग हो रही है एक सब्सटेंस के साथ, तो उसको बोलते हैं कि भाई इसका क्या हो गया? इसका भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की और रिमूवल हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसे बोलते हैं? कि हमारा भाई अब क्या ऐड क्या हो रहा है? हाइड्रोजन, मतलब इसका अपोजिट है, ऑक्सीडेशन का अपोजिट है क्या? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और रिमूवल किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। एक सेकेंड, लाइट सी हिल रही है, ये बड़ा तंग करती है ये लाइट यार। बुझनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। हाँ, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। मोर एवर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर। ज्यादातर ये एक साथ ही होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके साथ साथ रिडक्शन भी हो रही होगा, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमने क्या करा? हमने लिया कॉपर ऑक्साइड, उसको मिक्स करा, उसके साथ मतलब उसके ऊपर से या उसके अंदर से हमने क्या पास करवाई? हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्ट होने के बाद ना बेचारा कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन क्या ले जाता है? ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। तो क्या बनता है? कॉपर और हाइड्रोजन, सॉरी कॉपर और वाटर बनता है हमारा। अब देखो रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट नहीं देखना हमने, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखना अभी। रिएक्टेंट में देखो सबसे पहला कंपाउंड क्या आ रहा है? कॉपर ऑक्साइड आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉपर ऑक्साइड आ रहा है। कॉपर के साथ कौन बैठा हुआ है? ऑक्सीजन बैठा हुआ है। अब उधर देखो, क्या उधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है या नहीं है? यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस हो गया, मतलब हट गया।
तो भाई इसका क्या हो रहा होगा, जब ऑक्सीजन माइनस होता है मतलब हटता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्या हो गया इसका, रिडक्शन हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, अब ठीक है क्या बोलूंगा, किसका रिडक्शन हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे क्या लिखते हैं यहाँ पर, कॉपर का रिडक्शन हुआ है। कॉपर का रिडक्शन नहीं हुआ यहाँ पर, यहाँ पर किसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। अगर तुम कॉपर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्या लिखना है तुम्हें, कॉपर ऑक्साइड। क्यों, अब भाई मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में से अगर तुमने मेरा हाथ काट दिया, काटोगे तो नहीं मुझे पता है, बट मेरी बॉडी में से तुमने मेरा हाथ काट दिया, तो तुम ये बोलोगे कि हरदीप सर के चेस्ट से मैंने हाथ काट दिया। तुम ये बोलो ना कि भाई हरदीप सर की बॉडी में से मैंने हाथ काट दिया। चेस्ट में से बोलोगे तो भाई सिर्फ हरदीप सर की बॉडी के अंदर चेस्ट ही थोड़ी है, पूरी की पूरी बॉडी भी तो है, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, अब भाई कॉपर ऑक्साइड एक ही चीज़ है, कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक ही चीज़ है, तुम्हें पता है ना, एक ही चीज़ है, ये कंपाउंड है, कंपाउंड मिक्सचर नहीं होते, कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, तो वो एक ही चीज़ है। इसमें से क्या गया है, ऑक्सीजन गया है, तो मैं क्या बोलूँ कि कॉपर में से गया है, मैं ये बोलूँ ना कि भाई कॉपर ऑक्साइड में से गया है, तो वही लिखना है यहाँ पर कि रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का हुआ है, ना कि कॉपर का, ठीक है। अब देखो दूसरा है हमारा रिएक्टेंट में क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेचारा यहाँ पर अकेला है, उधर देखो कोई साथ में आया इसके, आया साथ में, कौन आया, ऑक्सीजन आया, तो इस पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है भाई, अब ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हुआ है, ना कि वाटर का हुआ है, वो तो बाद में जाके बना ना, पहले तो हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला है, तो क्या बोलूँ मैं, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का, तो वही लिखा है मैंने, ठीक। आगे आपको समझ में, एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने क्या लिया, हमने लिया मैग्नीज ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवाया, HCl के साथ, ठीक है। जैसे हमने HCl के साथ रिलीज करवाया तो हमारा बनता है, सॉरी ठीक है, हमने रिएक्ट करवाया तो हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज क्लोराइड और क्लोरीन गैस। मैंने बैलेंस नहीं कर रखा, ठीक है ना, तो ये मत बोलना कि सर आपने बैलेंस किया, तो ये रिएक्शन है। अब इसमें देखते हैं कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले इन्हीं का ही हो रखा होगा कुछ ना कुछ, तो क्योंकि भाई ये दिक्कत है, इनका ही कुछ ना कुछ रिडक्शन हो रहा होगा या ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो सबसे पहले भाई मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है ना, तो इसका देखो भाई इसमें से एलिमेंट कौन है, मतलब कि मेन बंदा कौन है, वो है ये, उधर देखो कि इसके साथ ऑक्सीजन लगा रखा है, ऑक्सीजन तो लग ही नहीं रखा, तो भाई क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीजन हट गया। तो जब ऑक्सीजन हटता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ है यहाँ पर, इस पूरे का, मैग्नीज ऑक्साइड का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन भी किसी का हो रहा होगा, वो बताते हैं किसका होता है, एक बार देख लेते हैं। अब दूसरा है भाई HCl, तो Cl का तो कुछ काम नहीं है। अब यहाँ पर H है, किसके साथ, Cl के साथ, यहाँ पर H है किसके साथ, Cl के साथ। अब उधर देखो Cl के साथ H है या नहीं है, Cl के साथ कोई भी नहीं है, ये तो चलो अलग है, इसके तो हमने पढ़ी नहीं ना, कंडीशन में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन होना चाहिए। तो Cl के साथ मैग्नीज है या अकेला है, ना ही हाइड्रोजन है ना ही ऑक्सीजन है, और पहले हाइड्रोजन थी, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। तो जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। किसका हुआ ऑक्सीडेशन, HCl का हुआ है, ना कि हाइड्रोजन का हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा HCl है, इसमें से क्या हुआ है, हाइड्रोजन गया है, ना कि क्लोरीन गैस में से गया है, ना कि हाइड्रोजन में से गया है, इस पूरे में से गया है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो एक बार ढंग से, ठीक है। अब आता है भाई हमारा एक छोटा सा टॉपिक, रिडॉक्स में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब भाई ये एजेंट हैं, एजेंट आपको पता होगा, LIC एजेंट सुना होगा, जो कि क्या करवाते हैं, बीमा करवाते हैं, LIC बीमा करवाते हैं, ठीक है ना, मतलब कि बंदों को जोड़ते हैं ताकि बीमा कर लो। ऐसे ये क्या है, एजेंट है, ये क्या करते हैं भाई, बंदों को जुड़वाते हैं। अब इनके बंदे कैसे हैं, जैसे नाम लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, अब वो बंदा है जो कि ऑक्सीजन दूसरे बंदों के साथ अटैच करवा रहा है, जो दूसरे बंदों को ऑक्सीजन दिलवा रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहला एग्जांपल क्या था हमारा, ये था,
कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना हमारा, कॉपर अकेला और वाटर अकेला। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा था, रिमूवल हो रहा है, तो उसका क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा है, आर लिख रहा हूँ, ठीक है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा, समझ जाना। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बंदा है जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को दिलवा रहा है, मतलब कि दूसरे बंदे को भेज रहा है। अब इस रिएक्शन में इतने तो बंदे हैं नहीं कि भाई उससे लेके मैंने तुझे दे दिया, तो इसमें एक ही बंदे हैं, उसको ही देनी पड़ेगी क्या, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि भाई मुझे ऑक्सीजन देना है दूसरे वाले बंदे को, तो भाई मैं कहाँ से दूंगा, अपने आप से तो दूंगा। तो जिसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जिसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन हट रहा है। तो उसका मतलब यही तो है कि अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो किसी बंदे के पास जा रहा होगा, किसी बंदे के पास जा रहा होगा ना ऑक्सीजन, तो उससे क्यों बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो बंदा ऑक्सीजन देता है दूसरे बंदे को, तो जो जिस बंदे में से हट रही होगी वही तो दे रहा है। अब किस में से हट रही है ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड में से क्या हट रही है, ऑक्सीजन हट रही है। तो इस चीज को क्या बोला जाएगा कि कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि भाई कॉपर दे रहा है, ठीक है ना, क्या दे रहा है, कॉपर दे रहा है, तो उसको ही बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो सिंपल याद रखना क्या, कि जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ये सिंपल ट्रिक है, याद रखना, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। लिख लेना है कॉपी में नोट लिख के कि जिसका रिडक्शन होता है वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब ऑक्सीजन दे ही तो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं, जो ऑक्सीजन देता है, तो उसको बोलेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब जो ऑक्सीजन ले रहा है, जो ऑक्सीजन ले रहा है, तो भाई लेगा कौन, रिड्यूसिंग एजेंट ही तो लेगा, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। The substance which gives oxygen for oxidation is called an oxidizing agent. इसको बोला गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि इसने दी है भाई ऑक्सीजन, ठीक है ना, इसने ऑक्सीजन दी है। और क्या बोल सकते हैं, वो सब्सटेंस जिसने रिमूव कर रहा है क्या, हाइड्रोजन, इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई बंदे ने हाइड्रोजन क्या करा है, रिमूव करा है, रिमूव करके किसी को दे दिया है, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोला जाएगा, वो सब्सटेंस जो कि क्या कर रहा है, दे रहा है हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, हाइड्रोजन को दे रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन को मतलब कि हाइड्रोजन दे रहा है किसके लिए, रिडक्शन के लिए, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और वो सब्सटेंस जो रिमूव कर रहा है, रिमूव्स ऑक्सीजन, इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो रिमूव कौन करवा रहा है, ऑक्सीजन, इस यहां से ऑक्सीजन ली, कौन ले गया, भाई कौन ले गया, हाइड्रोजन ही तो लेके गया ऑक्सीजन, ठीक है ना, यहां से हटा के अपने पास ले गया। देखो हाइड्रोजन के पास है ना ऑक्सीजन, तो कहां से ली उसने, यहां से ली, आ रहा है समझ, तो रिमूव करवाई है क्या, ऑक्सीजन, किसने, हाइड्रोजन ने। तो हाइड्रोजन को क्या बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन को क्या बोलूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने ऑक्सीजन रिमूव करवा के अपने पास ले ली, तो हाइड्रोजन को क्या बोलूंगा, रिड्यूसिंग। अब देखो ध्यान से, रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोला गया, ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका, तो है ना ट्रिक। तो आप इसको याद रखना क्या, कि जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब इसके कुछ इफेक्ट हैं डेली लाइफ में, ठीक है, उससे पहले डेफिनेशन देख लो। अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक साथ ही होती है भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्शन, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ ही होती है हमेशा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसके इफेक्ट होते हैं, ये वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, एक बार बस रीड कर लेते हैं क्या है, कि भाई पहला इफेक्ट क्या है, कोरोजन, मेटल्स का क्या होता है, कोरोजन होता है, और रेसिडिटी ऑफ फूड। मेटल्स का कोरोजन का मतलब है कि भाई मेटल्स की लेयर्स के ऊपर ना मॉइस्चर आ जाता है, वाटर के वेपर हो गए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और थोड़ा बहुत एसिड भी होता है, तो उसके साथ रिएक्ट करके ना मेटल सड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है, तो उसी को बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। तो ये किसके ऊपर निर्धारित है, ऑक्सीडेशन के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है, ऑक्सीडेशन के ऊपर। और रेसिडिटी ऑफ फूड का मतलब भी क्या है भाई, फूड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो भाई वो बहुत ही बासा सा हो जाता है, सिलबटा हो जाता है, ठीक है ना। आपने देखेंगे बिस्कुट जब पैकेट के अंदर होते हैं तो बहुत कड़क होते हैं,
कुछ दिन बाद अगर तुम खुले में छोड़ दो तो बहुत मुलायम से रहते हैं, बासे बासे। तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं रेसिडिटी ऑफ फूड। ठीक है, तो यहीं हमारा चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि आगे वाला जो हिस्सा है वो हमारे सिलेबस से डिलीट है, तो हम क्यों पढ़े थे, डिलीट है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के शॉर्ट में, मतलब 1 शॉट में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो तो क्या, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, कर लेना सब्सक्राइब। बाय बाय।